जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीएस 3 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज हम छठा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली जो अभी हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 2024 में जो रिसेंटली अभी यूपीएससी ने अपना मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसी के क्वेश्चंस को भी हम क्या कर रहे हैं, डेली मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जीएस 2 भी कंप्लीट हो चुका है, अभी जीएस 3 चल रहा है। जीएस 3 कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे जीएस 4। और जैसे ही जीएस 4 हमारा हो जाएगा, इसके बाद जो दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसके भी पेपर को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है टेक्नोलॉजी के सेक्टर से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट से या कौन कौन से टॉपिक से पेपर पूछे जाते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी के कितने स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, कौन से मंथ में फॉर्म निकलता है, प्रीलिम्स किस मंथ में होता है, ये सारी चीज़ें। फिर सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का, सीसेट का, जीएस का, कितने स्टेप्स में मेंस के पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और, बहुत से बच्चों के मन में आज सवाल उठता है कि जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्या आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो नहीं, आपको आंसर राइटिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही आपका 40 से 50% सिलेबस होता है, या आप एक और काम कर सकते हो, एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैंडर्ड बुक को समझने में हेल्प करेगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर में क्या करना है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझने में डिफिकल्ट आता है एनसीईआरटी में, तो आप टीआर जैन की बुक को फॉलो कर सकते हो। 11-12 के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको नोट्स तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स टू पॉइंट ही लिखे हुए नजर आएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। वो बुक फॉलो कर सकते हो। 11-12 की ज्योग्राफी फॉलो कर सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी मिल जाए, आपका कवर हो जाएगा उसमें। बेसिक अच्छे मतलब स्टैंडर्ड तरीके से इतना हो जाएगा कि आप स्टैंडर्ड बुक को इजीली समझ पाओगे। तो आपको आंसर राइटिंग तब से स्टार्ट करनी जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे। अगर आपका सिलेबस 40 से 50% कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डेली 2 दोनों मतलब डेली 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर चलिए देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में लिखना है और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस की बात करते हैं, जो कि हाईवे के पास हमें देखने को मिलता है, हाईवे पे जो लगाए जाते हैं, तो ये जो अपनाई जा रही हैं वो क्या है, यानी कि व्हाट इज, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डिप्लॉयड की जा रही, सॉरी एम्प्लॉयड की जा रही, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस के लिए हाईवे पर। दूसरा पूछा गया इसके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन के अंदर में, 4 ना कि 3। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इसको क्या बनाता है, सेमलेस बनाता है। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि आने वाले टाइम पे इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस कैरी है, यानी कि आने वाले टाइम पे इसके खतरे क्या होंगे, संभावित खतरे, यानी कि जो पॉसिबल जो अम, खतरे हैं, डेंजरस है, उसके बारे में बताना है। तो 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इन्हीं चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना, 150 वर्ड में एक्सप्लेन करके बताना है। देखिए अगर हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाती है, वर्ड पावर इंक्रीज हो जाता है, और आप एक ऐसे स्किल को डेवलप कर पाते हो कि जो आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। अगर आप एनालाइज करो पेपर में, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में से 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन होता है, वो होता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। उसके बाद आता है 11 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन होता है, वो होता है 15 मार्क्स का, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं।
तो आपके पास आंसर लिखने के लिए क्या है, लॉन्ग आंसर मिलता है, जबकि टाइम की बात करो तो लिमिटेड मिलता है 3 आवर। आप इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में तो कितना देखने को मिलेगा, 180 मिनट देखने को मिलेगा। और एक आंसर कंप्लीट करने के लिए यानी कि क्वेश्चन भी समझना है, उसी में एक इफेक्टिव आंसर भी लिखना है, तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है वो आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के से ही क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक आंसर लिखने के लिए जो आपके पास मैक्सिमम टाइम मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट ही मिलता है। इन्हीं 7 मिनट में आपको क्वेश्चन भी समझना है और आंसर भी कंप्लीट करना है। इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन में 4 पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस के लिए, जिसे हम ईटीसी कहते हैं। तो इसमें हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो आपको 3 तरीके, मतलब और भी है लेकिन हम यहाँ पे मेनली 3 टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पहला बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमारी कंट्री में क्या देखने को मिलेगा, जो फास्टैग जो यूज़ किया जाता है वो किस तरीके से होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली रिचार्ज करके रखते हैं, उसमें बैलेंस रखते हैं, और जैसे ही गाड़ी टोल टैक्स से पार होती है तो वो फास्टैग को स्कैन करता है और जो भी वो टोल टैक्स का जो चार्जेस होता है वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, उससे जो बैलेंस होते हैं वो कट जाते हैं। दूसरा देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये जैसे अगर हम बात करते हैं जो कैमरा होता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है जो भी व्हीकल्स के प्लेट्स नंबर होते हैं उसको। तीसरा देखने को मिलेगा डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो टोल टैक्स के पास जो भी लेन देन की चीज़ें यानी कि जो भी एक्सचेंज की चीज़ें हैं, दोनों तरफ से जो डेटा होता है उसको ईजिली क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ के जो डेटाज होते हैं उसको वो क्या करता है, ईजिली एक्सचेंज कर लेता है। तो ये आपको कुछ टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस के लिए। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशंस के बाद आता है इफिशिएंसी, फिर ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट सेविंग। सबसे पहले अगर हम कन्वेंशंस की बात करते हैं तो इसमें किसी भी हमें इसमें क्या होता है, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार को बस स्लो करो या जो भी व्हीकल होते हैं वो स्लो डाउन होते हुए क्या करते हैं, पास आउट होते हैं। तो जिससे कि जो ट्रैफिक जो कंजेशंस होते हैं यानी कि जो टोल टैक्स पे जो ट्रैफिक लगने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चैलेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, कई बार जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो फ्यूल का कंजप्शन होता है वो भी क्या होने लगता है, फिर कम होने लगता है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सबसे पहला जो एडवांटेज रहता है वो यानी कि कन्वेंशंस का रहता है कि ट्रैफिक कम होती है। उसके बाद इफ़िशिएंसी की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से आपको क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इसमें आपका क्या है, टाइम भी सेविंग होता है और साथ साथ में फ्यूल की भी सेविंग होती है, यानी कि जो ऐसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इसकी भी सेविंग होती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि ह्यूमन एरर को, यानी कि जो वहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो एरर्स होते हैं, उनकी गलतियाँ जो होती हैं, फिर करप्शंस को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग में कैसे, अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि जिसे हम परिचालन लागत कहते हैं, यानी कि जिसमें हम फ्यूल के लिए कॉस्ट पे करते हैं, और जो मैन पावर होता है उसको भी क्या करता है, वो मिनिमाइज करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉस्ट सेविंग भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब आप कह सकते हो कि कुछ सीमाएं भी हैं। आपको लिमिटेशंस में क्या देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देखने को मिलेगा, टेक्निकल जो समस्याएं होती हैं, इशू होते हैं वो देखने को मिलेगा, फिर जो कवरेज गैप होती है ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जैसे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो मेंटेनेंस का जो सेटअप किया जाता है, जो इक्विपमेंट सेटअप किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, या जो इसके मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या, बहुत सी जगह पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी इशू होने की वजह से, टेक्निकल इशूज ग्लिच होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ये इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रैफिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगती है, डिले होने लगती है।
बहुत से ज़्यादा इसमें क्या होती हैं समस्याएं फिर आने लगती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, तो RFID हो गया या हमारा ANPR, इन सब के फॉर्मूले जो फुल फॉर्म है आपको ऊपर के पॉइंट में मिल जाएगा। फिर देखिए मिलता है अगला जो पॉइंट लिमिटेशंस में मिलेगा वो मिलेगा कवरेज गैप, यानी कि जो कवरेज की कमी होती है उसमें अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करते हैं वो अफेक्ट करता है किसके, इसके जो इंटरप्रेबिलिटी होती है उसको वो क्या करता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब इसकी जो कार्य क्षमता होती है उस पर भी क्या करता है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये आपको क्या है कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर हम प्रोपोज चेंजेस की बात करते हैं, यानी कि जो प्रस्तावित बदलाव है उसमें बात करें, तो जो अगर हम बात करते हैं ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारा हमें क्या बनाता है सेमलेस बनाता है। तो देखिए अगर हम इंटीग्रेटिंग ANPR की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा जो टोल संग्रह है को सहज बनाने के लिए हम क्या करते हैं ANPR का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंडिंग है अगर हम नेशनल टोलिंग नेटवर्क की बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है अनफाइडेड सिस्टम के साथ होता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है एक प्रोपोज चेंजेस देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम पे क्या क्या खतरे देखने को मिलता है, जैसे कि जो व्हीकल डाटा के रिगार्डिंग में जो व्हीकल डाटा है उसका मिसयूज़ ना किया जा सके, मतलब डाटा लीक होने का एक खतरा निकल के आता है। फिर निकल के आता है जॉबलेस खतरा, मतलब जॉबलेस कैसे, क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं टोल्स पे उनको क्या किया जाता है रिड्यूस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है एक अनएम्प्लॉयमेंट आपको क्या है देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ANPR में, जैसे कि यूके हाईलाइट, इसमें क्या है जो प्राइवेसी को लेकर के इस पे आज भी क्या है काफ़ी ज़्यादा डिबेट होते हैं। तो प्राइवेसी को लेकर के एक तो क्या है आने वाले टाइम पे खतरा बन सकता है, और दूसरा खतरा क्या बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट पे बन सकता है। ये वो खतरे हैं जो आने वाले टाइम पे क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस थे यही था हमारा मेन, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि यही आंसर सही है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बारे में कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है जो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मालूम होना चाहिए। जैसे पेपर किस पैटर्न में होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की अपना अभी जो रिसेंटली उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा है। देखो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, अगर यूपीएससी की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो उससे पहले आप ये समझिए कि जो यूपीएससी है उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कुछ टेंटेटिव मंथ्स होते हैं, यानी कि जो यूपीएससी अपना फॉर्म रिलीज करता है वो 5 में फॉर्म रिलीज करता है, यानी कि एप्लीकेशंस आ जाते हैं जिसमें जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मई में क्या होता है आपको फर्स्ट स्टेज देखने को मिलेगा जिसमें प्रीलिम्स का पेपर होता है और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। सितंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा सेकंड स्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि मेंस का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज यानी कि जो फेब से अप्रैल तक चलता है वो आपका क्या चलता है इंटरव्यू चलता है। जब आप इन स्टेज से पार होते हैं तब आप क्या होता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तब आप आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस। तो जीएस का जो पेपर होता है वो दो पेपर होता है, पहला होता है आपका जीएस का, दूसरा होता है आपका सी सेट। सी सेट आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको सिर्फ और 33% लाना होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 के बारे में, सॉरी जो हमारा जीएस का होता है। तो जीएस में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से, तो करेंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो भी न्यूज़ होते हैं वहाँ से पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और जो भी राइट इशू है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इकोनॉमिक के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स और सोशल जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल है डेवलपमेंट,
पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इंटेंटिव्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो भी जनरल इशू होते हैं, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ से क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। और क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो जनरल साइंस है, इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किसमें, GS 1 में। वहीं पे बात करते हैं पेपर 2 जो कि है हमारा सीसेट। सीसेट आपका 80, इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। टोटल ये भी क्या होता है, 200 नंबर का होता है। देखिए GS के पेपर में और सीसेट के पेपर में ये अंतर होता है, आपका GS का पेपर क्या होता है, मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट के अंदर में आना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 33% लाने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप 110 से लेकर के आप 120 मार्क्स का लेकर के क्या कर सकते हैं, टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो इसमें आपको कंपैरिजन, लोकल रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, एनालिटिकल एबिलिटी देखने को मिल जाएगा, जनरल जो मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी 10th लेवल तक में, और डाटा इंटरप्रिटेशंस, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ आपको क्या है 10th लेवल तक में देखने को मिलेगा। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी क्या रहती है, शामिल रहती है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए मेंस में जो पेपर होता है, 2 पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में आपके दोनों पेपर कौन से होते हैं, वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। एक तो होता है कंपलसरी, दूसरा होता है इंग्लिश का। कंपलसरी एग्जाम में क्या होता है कि हमारे 8 शेड्यूल के अंदर में जो भी 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषा में से कोई से भी आप एक भाषा चुन सकते हैं, और उसका पेपर होगा 300 नंबर का। उसके बाद जो पेपर बी है वो होगा आपका इंग्लिश का। दोनों पेपर 300 मार्क्स का होता है। फिर बात करते हैं मेरिट बेस्ड पेपर। मेरिट बेस्ड पेपर होता है, उसमें आपको क्या है 7 एग्जाम देखने को मिलेगा। 7 एग्जाम में होते हैं 4 GS का पेपर, 2 देखने को मिलेगा ऑप्शनल का पेपर, और 1 देखने को मिलेगा ऐसे का पेपर। तो ये 7 पेपर आपको क्या है मेरिट बेस्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेपर 1 की बात करते हैं, 250 नंबर का होता है, ये ऐसे का होता है। पेपर 2 की बात करते हैं, GS 1, ये भी आपका 250 नंबर का होता है, जिसमें पूछा जाता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी से पूछा जाता है। GS 3 मतलब पेपर 3, GS 2, ये भी आपका क्या होता है 250 नंबर का होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पेपर 3 GS, सॉरी पेपर 4 GS 3। ये भी पेपर आपका कितना होगा 250 नंबर का होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, जैसे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो GS 3 डिस्कस कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करा होता वो था टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 5 GS 4 की बात करते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो ऑप्शनल होता है, जो भी आप ऑप्शनल चुनना चाहें, सेम सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो जो भी कैंडिडेट चुनता है, जैसे कोई PSIR चुन लेता है, कोई हिस्ट्री चुनता है, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं, सॉरी जो भी ऑप्शन वो चुनते हैं, उनके 2 पेपर होते हैं। तो टोटल आपको जो मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है वो होता है 1750 मार्क्स का। जब आप ये मेरिट बेस्ड एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब आपका होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो चुका होता है आपकी ड्रीम सर्विसेज में। तो यही तो कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे सीनियर फैकल्टीज, टीचर या कोई स्टूडेंट हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है, वो भी न्यू स्टूडेंट के लिए कोई गाइडेंस की चीज़ें बतानी चाहे कमेंट बॉक्स में, या कोई सजेशन देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।